अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्तफ़ा फ़ारूक है और मैं ड्रीम इरेस्मस मंडेस स्कॉलर हूँ। करंटली आई एम इन बर्लिन और इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि इरेस्मस मंडेस क्या है, उसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और जब अप्लाई कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपने अपनी माइंड में रखनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 2004 के अंदर यूरोपियन यूनियन ने इरेस्मस मंडेस को बनाया था। इसमें करंटली 170 प्लस प्रोग्राम्स हैं और हर फील्ड को लेकर कोई ना कोई प्रोग्राम है। कुछ प्रोग्राम इसमें 1 ईयर के भी हैं और कुछ प्रोग्राम इसमें 2 ईयर्स के भी हैं और जो मेजॉरिटी है वो सारे 2 ईयर्स के ही हैं। और आप जहाँ जिस कंट्री में स्टडी करते हैं वो मिनिमम 2 कंट्रीज हो सकती हैं और मैक्सिमम 4 हो सकती हैं। और जहाँ जहाँ भी आप पढ़ेंगे आपको वहाँ वहाँ की डिग्री ज़रूर मिलेगी और आप वहाँ पे जॉब सर्च वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। तो इरेस्मस अवॉर्डीज़ के लिए नीदरलैंड ने एक स्पेशल एक वीज़ा भी निकाला हुआ है जिसका नाम ओरिएंटेशन वीज़ा है। आप वहाँ पे भी जाके 1 ईयर का जॉब सर्च वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अपने रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इरेस्मस मंडेस को अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो उसमें से सबसे पहली चीज़ जो है वो आपके पास CV होनी चाहिए। CV कौन सी होनी चाहिए, उसका जो फॉर्मेट है वो यूरोपास का होना चाहिए। यूरोपास क्या होगी, अब आप उसको गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर कैसा फॉर्मेट होना चाहिए। उसके अंदर आपने जस्ट अपना डाटा आपने इनपुट करना है और वो ऑटोमेटिकली आपके पास एक CV जनरेट कर देगा। आपने वो हर जगह पे यूज़ करनी है। पूरे यूरोप के अंदर वो तकरीबन वही वाली CV यूज़ होती है, यूरोपास वाली। उसके बाद हम बात करें कि आपके पास डिग्रीज़ होनी चाहिए। आपकी डिग्रीज़ आपके पास जो होंगी आपकी कंप्लीट अगर नहीं भी हुई भी कोई मसला नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इन द 7th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको फिर भी एक्सेप्टेंस आ सकती है। तो अगर आपके पास डिग्री ऑलरेडी है तो उसको आप HEC से अटेस्ट करवा लें और उसको मोफा से भी अटेस्ट करा लें। और अगर आपके पास जो FSC है और जो मास्टर्स है उसको भी आप अपनी IBCC से अटेस्ट करवा लें और उसको मोफा से अटेस्ट करा लें। ये सारे काम आप पहले ही करवा के रख लें ताकि जब आपके पास एक्सेप्टेंस आ जाए आपको कोई मसले वाली बात ना हो। आप डायरेक्ट जस्ट जाएं और आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। तीसरी चीज़ जो है वो है आपका पासपोर्ट। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया हुआ तो मेरी सजेशन यही है कि आप उसको बनवा लें 10 ईयर्स के लिए, क्योंकि यू नेवर नो कि आपको इस साल स्कॉलरशिप मिलेगी या अगले साल मिलेगी, तो आपका टाइम और मनी दोनों वेस्ट होंगे। तो उससे बचने के लिए आप 10 ईयर्स का ही बनवा लें। ओके, जो फोर्थ थिंग है वो है SOP। SOP क्या है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। एक टाइप का लेटर है जिसके अंदर आप अपने बारे में बताते हैं कि मेरा बैकग्राउंड क्या है और मैं क्या कर रहा था और मैं क्या करने जा रहा हूँ और मैं क्यों इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो आपकी वो इसमें मोटिवेशन देखेंगे कि अच्छा ये इसमें आ रहा है तो इसकी मोटिवेशन क्या है, इसने बैकग्राउंड इसका क्या है, इसने प्रोजेक्ट्स क्या किए हुए हैं, इसका जॉब एक्सपीरियंस है अच्छा है कि नहीं है। कि नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो है LOR। LOR क्या है? लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। वो आप किसी भी अपने प्रोफेसर से ले सकते हैं। सजेशन यही है मेरी आपको कि आप किसी भी प्रोफेसर से अपने ले लें। असिस्टेंट प्रोफेसर से भी ले सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर भी ले सकते हैं, लेकिन जिसकी सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है वो आपके प्रोफेसर की है। सबसे कम जो चीज़ मानी जाएगी वो आपके लेक्चरर की मानी जाएगी। तो सजेशन यही है कि आप 2 लेटर्स बनवा लें अपने प्रोफेसर से। उस पर ये आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं या आप एक जर्नलाइज्ड अपने प्रोफेसर से बनवा सकते हैं और उसके ऊपर आपके प्रोफेसर की स्टैम्प और आप उनका साइन होना चाहिए ताकि आप जिधर भी अप्लाई करें तो उनको पता हो कि अच्छा इस बंदे ने अगर उस प्रोफेसर के साथ काम किया। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने अपने सुपरवाइज़र वगैरह के साथ काम किया तो आप उनसे भी अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले सकते हैं, क्योंकि इनको फिर पता चलता है कि जिस बंदे ने उनको सुपरवाइज़ किया हुआ है, मतलब स्टूडेंट को सुपरवाइज़ किया हुआ है, तो वो क्या सोचता है उसके बारे में, तो और ये उस प्रोग्राम में आके क्या करेगा और इसकी मोटिवेशन क्या है, तो वो ये चीज़ सारी देखते हैं। तो ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप अमेरिका वगैरह की साइट पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मैं रिकमेंड करूँगा आप बनवा लें। लेकिन अगर आप कहीं और उसके अलावा कर रहे हैं पूरी, तो उसके अलावा आपको हर जगह पे 2 ही चाहिए होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ जाता है वो आ जाता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। वो आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाके, क्योंकि मेजॉरिटी आजकल जितने भी स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो जितनी भी जो मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम ही है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाके इंग्लिश मीडियम प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। अगर आप वो जाके ले लेते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपके लिए आपकी रैंकिंग पे इतना अफेक्ट नहीं आएगा, मतलब आप इतनी हाई नहीं कंसिडर की जाएगी क्योंकि आपके पास IELTS नहीं होगा। तो मेरी यहाँ पे अब जो आपको एडवाइस है वो यही है कि आपके पास IELTS होना लाजमी है अगर आप कर लेते हैं, क्योंकि आपकी रैंकिंग बहुत बूस्ट अप हो जाएगी। अगर आप IELTS कर लें या TOEFL कर लें, तो अगर IELTS किया तो 6.5 प्लस बैंड्स रखें और अगर आपने TOEFL किया तो उसमें आप 90 प्लस अगर स्कोर कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और अगर इन सारी चीज़ों के बाद अगर आपके पास ये नहीं भी है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अपना टाइम वेस्ट किए बगैर। यहाँ पे हमारे साथ भी कोई काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास IELTS वगैरह नहीं है लेकिन वो यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं।
लेकिन उनकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी थी। तो अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है, आप फिर भी रिस्क ले सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन यही है कि आप अपने ऐसी चीज़ों पर रिस्क ना लें, क्योंकि आइल्स एक सिंपल चीज़ है। आप उसकी प्रिपरेशन करके आप उसको दे सकते हैं और आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। और इसको देने से ये फ़ायदा भी ये होगा कि आप नॉट ओनली आप एरास्मस में, बल्कि आप किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं और आपके लिए आसानियाँ होंगी आगे। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा वो है प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी। ये डॉक्यूमेंट ये बताता है कि आप वाकई उधर रहते हैं कि नहीं रहते, ताकि आपको स्कॉलरशिप दी जाए या ना दी जाए। तो ये डॉक्यूमेंट आप 3 जगहों से ले सकते हैं। नंबर 1, यूनियन काउंसिल से। आप अपने यूनियन काउंसिल में जाएं और वहाँ पे जाके आप उनसे कहें कि मुझे रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए। आपका ऊपर वो एड्रेस लिख देंगे और नीचे अपनी स्टैंप और साइन कर देंगे, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हैं और उनके लेटर हेड के ऊपर आप लिखवा सकते हैं कि मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ या मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और मेरा एड्रेस ये है, तो वो भी अपना ऊपर साइन वगैरह कर देंगे। नंबर 3 पे, आप अपने वर्क प्लेस पे अगर आप ग्रेजुएट हो गए हुए हैं तो आप अपने अगर जो वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे किसी मैनेजर से या किसी हेड से कह सकते हैं कि मुझे यहाँ पे साइन कर दें उनके अपनी कंपनी के लेटर हेड के ऊपर, और आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपके रेजिडेंस सर्टिफिकेट लेने के लिए। नेक्स्ट चीज़ है वो आपको जो चाहिए होगी वो आपके है जॉब एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप अगर आपने की हुई है तो वेल एंड गुड। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, ऑफकोर्स आपने 1 और 2 आपने इंटर्नशिप्स की होंगी, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को इन्हांस करने के लिए। या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, आपके पास अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है या तो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, यहाँ पे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुए और वो भी अभी आ रहे हैं, उनकी सिलेक्शन हो गई हुई है और वो डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं, उनका भी 7th 8th सेमेस्टर में, और वो डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप ऐसे भी आ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है कि नहीं है, ये है कि आप जो कर रहे हैं आपको वो अगर आता है तो वाई नॉट, आपकी सिलेक्शन हो सकती है। जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपकी प्रोफाइल को इम्प्रूव भी कर सकती है और आपके रैंक को बूस्ट भी कर सकती है, और वो है ऑनलाइन कोर्सेज, जिसको हम मॉक्स भी कहते हैं। ये चीज़ आपकी डेडिकेशन वगैरह को शो करती है और ये भी बताती है कि आप कितना सेल्फ लर्निंग खुद भी कर सकते हैं, मीन्स कि आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर आपके पास कोर्सेज हैं ऑलरेडी तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कर लें यूडेमी वगैरह से, कहीं से भी, कोर्सेरा वगैरह से। तो इससे ये होगा कि अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि ये बंदा किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ये खुद भी सेल्फ लर्निंग वगैरह कर सकता है। और ये नहीं करना कि कोर्सेज इतने ज़्यादा कर ही जाएँ, मतलब सर्टिफिकेशन इतनी ज़्यादा हो जाएँ, और आपसे जब एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपसे जब पूछा जाए कि आप इस कोर्स के अंदर क्या पढ़ाया हुआ है, अगर उन्होंने पूछ लिया, कभी बार पूछ लेते हैं, तो अगर आपसे पूछा और आपको ना आता हो तो फिर रिजेक्शन आपकी हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपकी प्रोफाइल को अपस्केल कर सकती है वो है प्रोजेक्ट्स। अगर आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं उसके भी जो ऑब्जेक्टिव है वो वही है जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, तो आपके प्रोफाइल रैंक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे टिप यही है कि अगर आपने जिस प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना है तो आप वहाँ पे वही प्रोजेक्ट शो करवाएं जो आपका इंटरेस्ट है और प्लस उस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव है, तो फिर ये आपकी प्रोफाइल रैंकिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। रादर देन आप वो प्रोजेक्ट शो करवाएं जो मिसमैच कर रही हो फील्ड, तो उससे आपकी प्रोफाइल को जो पॉइंट्स मिलने थे वो नहीं मिलेंगे, उसकी वजह से वो डी रैंक होने के भी चांसेस हैं या वो उधर ही स्टक रहेगी। तो रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे व्हाट शुड यू कीप इन माइंड व्हाइल अप्लाइंग फॉर दिस स्कॉलरशिप। अब ये जो बातें मैं बताने लगा हूँ ये जनरलाइज बातें हैं, ये आप किसी भी स्कॉलरशिप को अप्लाई करते वक्त अपने जहन में रख सकते हैं। तो उनमें से जो नंबर 1 पे आती है वो आती है वैरायटी ऑफ SOPs। मीन्स कि अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं, इवन कि आप एरास्मस मंडस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हर बार होगा ऐसा नहीं कि आपको जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं आपको हमेशा वही प्रोग्राम मिले जो आपकी फील्ड है। तो बेहतर यही रहेगा कि आप 3 निशेस बना लें। मीन्स अगर आप IT से हैं तो आप ब्लॉकचेन पे, AI पे और डेटा साइंस में बना लें। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, आपको अपनी फील्ड के बारे में खुद ही पता होगा, तो आप अपने उसकी फील्ड के रिलेटेड आप अपनी निशेस चूज़ कर लें, और जब आप अप्लाई करेंगे आपके लिए आसानी होगी और आपका टाइम सेव होगा। जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो आ जाएगी आपके पास सेल्फ फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स। अगर आप एरास्मस मंडस में अप्लाई करते हैं और आपको सेल्फ फाइनेंस की ऑप्शन मिलती है, आपने 110% उसको रिजेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे मोबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप यहाँ पे अभी जर्मनी में बैठे हुए हैं, उसके बाद अपने फ्रांस में जाना है, आपको मोबिलिटी का सारा एक्सपेंडिचर बियर करना पड़ेगा, वेयर एज जो स्कॉलरशिप होल्डर है वो सारा EU उसका बियर कर रही होगी। तो ये 100% नॉट रिकमेंडेड है। तो आपने अगर इतने पैसे लगाने ही हैं तो इससे बेहतर है आप जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट देकर वहाँ पे डायरेक्ट जर्मनी में आ जाएं, रादर देन आप यहाँ पे मोबिलिटीज़ करके आप कभी जर्मनी जाएं, कभी फ्रांस जाएं, कभी यहाँ पे जाएं। नेक्स्ट थिंग इज दैट नेवर लीव योर जॉब और बिजनेस जस्ट फॉर अप्लाइंग स्कॉलरशिप। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ अपने जॉब और बिजनेस छोड़ देते हैं स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए, और मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा
कि आप अपने फाइनेंस को छेड़ें। फाइनेंस आपने कभी भी नहीं छेड़ना। उसके अलावा बेशक आप अपनी जॉब या बिजनेस से आने के बाद आप आके बस अप्लाई करते रहें, लेकिन आपने कभी ये नहीं करना कि आप जॉब छोड़ दें और बिजनेस छोड़ दें जस्ट फॉर अप्लाइंग स्कॉलरशिप। मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इस तरह की वीडियोज़ आती रहेंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।